अब बजट तो आ गया है, लेकिन चीजें आप तक तो बहुत सारी आपने देख ली होगी कि ये लागू किया गया, ये करेंगे हम, ये सारी चीजें। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं ये वीडियो गेम चेंजिंग हो सकता है आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट सेक्शन में क्या क्या चीजें करने वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है एग्जाम में जो आ सकता है, कि जैसे मान लो हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे हम लोग इस साल ध्यान देंगे, बट ये जो हाई वैल्यू इन्होंने एग्रीकल्चर के नाम पे चीजें लिखी हैं, ये कहां पाई जाती हैं भारत में, कौन से राज्य में है, किसने भारत में लेके आया, जो एक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो चीज मैं यहां पर मतलब सिर्फ टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में यहां पर बात करने वाला हूं। मतलब हाई वैल्यू क्रॉप तो चलो ठीक है, हिली एरियाज में हम नई नई चीजों को बढ़ावा देंगे। भाई एलमंड वॉलनट के बारे में बात हो रही, पाइन नट के बारे में लिख तो दिया, लेकिन ये कहां मिलेंगे? तो हमारे लर्नर एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हमारे लिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किन चीज तक जा सकते हैं, क्या कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहां से क्या निकली, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को तुम 2x पे देख लो, लेकिन प्रॉपर इसको अच्छे से देख लो। जैसे कि भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बट समर्थ स्कीम थी तो है क्या, वो कहां से आई, कब आई, किसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, सैंडलवुड के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कहां कौन से राज्य हैं, सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूं। भारत जो विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम वगैरह है, क्या है, किसानों के लिए क्या फायदा है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम थोड़ा सा इसको डिकोड करने वाले हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा देंगे, स्पेशली जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ, कैश्यू, काजू वगैरह को लेकर इन्होंने बात करी, ठीक है। आगर ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा, एलमंड, वॉलनट, पाइन नट्स के बारे में हिली रीजन्स में इनको भी जो है सपोर्ट किया जाएगा। अब ये तो हो गया बजट, बट हमारे लिए एग्जाम के अंदर का तो कंटेंट पता होना चाहिए ना। खैर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 3 दिन का फ्री ट्रायल अनअकैडमी पे आज से शुरू हुआ है, नीचे लिंक है, फ्री में 3 दिन आप पूरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें वॉलनट, आलमंड, पाइन ट्री सबके बारे में इन्होंने कहा कि इनको हम बढ़ावा देंगे, लेकिन अब अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजें स्टार्ट होती हैं, तो आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। जैसे कोकोआ के बारे में बात करें तो सबसे पहले यही पूछ सकता है कि भाई कोकोआ का मतलब मेनली कंसंट्रेशन अगर भारत में भी पूछोगे तो किन जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है, तो कम से कम पता हो कि आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये स्टेटमेंट कई बार स्टेट पीसीएस तो चलो ठीक है, ये यूपीएससी में स्टेटमेंट अब आने लगे हैं, ठीक है। कंट्रीज में जाओगे तो कोटे डिवियर जो अपना अफ्रीका वाला जो एरिया है, आइवरी कोस्ट वाला जो एरिया है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। घाना और इंडोनेशिया ये टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूएसए, नीदरलैंड तक भी गई हैं चीजें, तो यहां से एक स्टेटमेंट बन सकता है। फिर उसके बाद में कोकोआ को लेकर कुछ पूछ सकता है, भाई नेटिव कहां से है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन बेसिन, साउथ अमेरिका से आया है ये, ठीक है। पहले भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी कभी कभी आपको एग्जाम में परेशान कर सकती हैं। सैंडलवुड को देख लो, सैंडलवुड को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चंदन के बारे में बात कर रहे हैं। चंदन जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये रेगुलेट, अब आपको पता है काफी महत्वपूर्ण है चंदन, तो ये रेगुलेटेड होता है। यहां से एक स्टेटमेंट बन सकता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के उसमें, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि अगर ये फॉरेस्ट के इस एक्ट के अंतर्गत आ गया तो काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन कई लोगों का जीवन यापन इसी से चल रहा होता है, तो पर्टिकुलर जैसे स्टेट हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट्स ने अपने एक्ट बनाए हुए और उनके तहत थोड़ी सी जो है सहूलियत दे दी है, कैसे कि आप इसको कल्टीवेट वगैरह कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंसिंग वगैरह की प्रोसेस लग जाती है। तो अपने से एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या कोई भी सैंडलवुड की बात अगर करेगा तो किस एक्ट में जा सकता है, क्या स्टेट अपने हिसाब से चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, तो हाँ। तो देखो दीज लॉज रिस्ट्रिक्ट द कटिंग, मतलब आप सब चीज रुकावट रोकने के लिए है, मतलब इसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते सैंडलवुड का, लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम्हें मान लो प्राइवेट कल्टीवेशन करना है, जी हाँ, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो जैसे इन राज्यों ने अपने अपने एक्ट बना रखे हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट को आप समझना कि ये रेगुलेट कैसे, तो एक रेगुलेशन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रोड्यूसर में तो ठीक है, इसको अगर आप देखोगे सैंडलवुड वगैरह उसमें अगर जाएंगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्य जो है वो रहेंगे। कोकोनट को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका डेवलपमेंट बोर्ड अपने को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था। लगभग इसका ईयर पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात, मंत्रालय एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी याद रखना है अपने को। और साथ ही साथ हेडक्वार्टर पूछ सकता है वो आपसे, कोची में है। रीजनल ऑफिस कहां कहां पर है, ये स्टेट के लिए एग्जाम में
आ सकता है, बट आपके स्टेट पीसीएस को लेकर। लेकिन यहां तक काम का है, मिनिस्ट्री याद रखेंगे, स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखेंगे, ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब पूछ सकता है कि कोकोनट का प्रोडक्शन भारत की स्थिति क्या दिखा रही है। तो अभी रिसेंटली ये जो राज्य है काफी आगे आ गया है, जैसे कि कर्नाटक। अगर आप देखोगे तो ये उन्हीं के बोर्ड, जो कोकोनट बोर्ड है उनकी वेबसाइट से ही मैंने ये डेटा लिया है। तो कर्नाटक आगे है, हो गया है। पहले हम केरला वगैरह सुन रहे थे, कुछ कुछ जगहों पे अब तमिलनाडु सेकंड दिखने लगा है, और फिर केरला, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये तीन रहेंगे। तो ये अपने को याद रखना है कोकोनट के नाम पे। नेक्स्ट वन इज कैशू, काजू ले लो गाइस। अब काजू को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कैशू प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में। किसके बाद? मतलब कोटे डिविया, वही अभी जो अफ्रीका में कंट्री बढ़ा रहा था मैं, आइवरी कोस्ट। तो ये वर्ल्ड वाइड भी एग्जाम में अपने से पूछा जा सकता है। इंडिया में कौन आ गया है? तो महाराष्ट्र है भैया, महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है काजू में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक रहेगा। हम एक्सपोर्ट कहां करते हैं? तो यूएई में ज्यादातर जाता है, फिर नीदरलैंड वगैरह में जाता है, ठीक है। नेटिव कहां से आया है काजू? ब्राजील से आया है सर, ब्राजील से आया है। और इंट्रोड्यूस्ड भारत में कैसे हुआ? तो पोर्चुगीज के द्वारा हुआ। तो इनको अपने को रखना है थोड़ा सा याद। सैंडलवुड तो अपने ही क्षेत्र का है, तो इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना। कोकोआ का मैं बता चुका हूं, ब्रिटिशर्स ने लाए थे बोले। और ये है अपना साउथ अमेरिका का, कहां मतलब नेटिव वगैरह के बारे में बात करें। फिर इन्होंने इसमें बात करी गई है अगरवुड की। भैया इत्र बनाना हो, परफ्यूम बनाना हो हाई क्वालिटी वाले, तो इस पेड़ का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे चंदन वगैरह का हम बोल रहे थे, वैसे तो आगरवुड, एलोइस वुड, ईगल वुड, गहरू वुड, इस तरह के नाम है इसके। ऊद वगैरह भी हम इसको कहते हैं। ये एवरग्रीन ट्री है, ध्यान रखना है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी भारत में मिलता है, इन्हीं क्षेत्र से पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया इसका नेटिव बन जाएगा। असम में, अरुणाचल में, ये राज्य अपने को याद रखना है। इसका इस्तेमाल प्रीमियम परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, काम की चीजें, इनकी रिसर्च करने में आपके मान के चलो 6-7 घंटे चले जाएंगे, पर काम की चीजें अपनी सब। अब वो आपसे और जो कुछ क्रॉप्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, जैसे बादाम, वॉलनट और पाइन नट। पाइन नट नहीं देखा हो तो ये दिख जाएगा। भारत में बादाम ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के क्षेत्र है। याद रखना ये काम की चीज है। टेम्परेट क्रॉप है, नट क्रॉप है। वॉलनट मतलब अपना अखरोट जो है वो जम्मू कश्मीर में ही रहेगा लार्जेस्ट, ठीक है, लिख लेना इसको। इसके बाद में पाइन नट, जिसे हम चिलगोजा भी कहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन बन सकता है हिमाचल प्रदेश, किन्नौर, चंबल रीजन। बाकी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तो रहेंगे ही रहेंगे। ये भी ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट की कैटेगरी में जाएगा, ये ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट की उसमें, ठीक है। तो इसको जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, ये तो बल्कि ज्यादा कोई काम का नहीं है। ये आप तो याद रखो कहां पर इसका प्रोडक्शन हो सकता है। फिर ऐसे किसानों को मदद करने के लिए भारत विस्तार, मतलब विस्तार इट मींस दैट वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। मतलब ये थोड़ा सा एआई टूल की तरह है, कल को कोई पूछे, जो एग्रीस्टेक पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये फार्मर की, मतलब जो भी किसान वगैरह जो है उनकी कृषि संबंधित जो प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ावा देने के लिए जानकारी वगैरह जो है कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जानकारी देगा कि भाई ये चीजें करो, आप ऐसा ऐसा करो, इस तरह से। मछली के सेक्टर में इन्होंने बात करी है कि हमने इंटीग्रेटेड 500 रिजर्वायर बनाएंगे। और अमृत सरोवर के बारे में बात करिए भाई साहब। अमृत सरोवर एग्जाम में आ सकता है। तो अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर क्या है? तो इसमें 2022 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। लगभग इनका यह मानना था कि हम करीब करीब 75 वाटर बॉडीज बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा है, जिसका मेन उद्देश्य था वाटर कंजर्वेशन, इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, और ट्रेडिशनल जो अपना कम्युनिटी है उनके थ्रू, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू उन चीजों को बढ़ावा देना। मतलब जल संबंधित एक बढ़िया से वाटर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल बन सकता है मिशन अमृत सरोवर। कुछ बेसिक चीज मैं बता दूं कि इसमें लगभग 1 एकड़ का पॉन्डेज एरिया था, मतलब 1 एकड़ का तो कम से कम वो तालाब वगैरह होना चाहिए। दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में ये लागू नहीं कर रहे थे, बाकी सब जगह था। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, यहां से परेशान कर सकता है वो आपको, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा अमृत सरोवर कंप्लीट किए गए। तो अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कहां से आया, क्यों आया, किसने लाया। अच्छा, मंत्रालय को लेके तो पीछे नहीं हटना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट याद रखना, मेन एंकर्ड रहेगा ये। इसके अंदर 7 मंत्रालय और हैं, डिपार्टमेंट, जो कि इस पे काम करेंगे। एंड दिस अमृत सरोवर इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है।
ठीक है, तो मरीन रिसोर्सेज को लेकर ये बात करना है। दूसरी एक बहुत अच्छा पॉइंट था प्रीलिम्स के लिए कि ऐसी मछली पालन या ऐसी मछली अगर आप पकड़ते हो स्पेशली इंडियन फिशिंग वेसल के द्वारा EEZ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र अपनी बॉर्डर लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक अगर पकड़ा जाएगा तो और ऑन द हाई सीज विल बी मेड फ्री ऑफ ड्यूटी, फ्री ऑफ ड्यूटी रहेगी सर यहाँ पे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अपने को याद रखना है, ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, मतलब ये उनके हित में किया है मछुआरों के। फिर एक वर्ड आया है पूर्वोदय स्टेट्स। पूर्वोदय स्टेट्स में हम लोग जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बढ़ावा देंगे। अब इन्हीं राज्यों में खनिज भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिलते हैं, तो इसमें पूर्वोदय में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वो 5 पूर्वोदय हैं जहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहेगा। मेन चीज दुर्गापुर को कनेक्टेड मेन पैटर्न बनाएंगे, मतलब दुर्गापुर एक मेन पॉइंट रहेगा, वेल कनेक्टेड नोड बनेगा। तो पूर्वोदय में इन्होंने इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसको बढ़ावा दिया है, ई बसेस वगैरह को, मतलब इस तरह का इन्होंने प्लान किया है। ठीक है जी। इसके बाद में इन्होंने एक टूरिज्म को लेकर बात करी है, जिसमें स्पेशली बात करी है कि हम लोग माउंटेन ट्रेल्स बनाएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह। इनमें एक 2-3 चीजें हैं, एक तो अराकू वैली ईस्टर्न घाट को डेवलप करेंगे और पोदिगई मलई इन द वेस्टर्न घाट। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, टर्टल ट्रेल तो चलो ठीक है, उड़ीसा से समझ में आता भी है हमें, और कर्नाटक और केरला के क्षेत्रों में जहां पर टर्टल्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं बर्ड वाचिंग वगैरह में, एक तो पुलिकट लेक। तो ये कुछ लोकेशंस है जो अपने को ध्यान रखनी, ये एग्जाम में आ सकती हैं। तो अराकू वैली एंड पोडिगई मलई कहां पर दिखाई देगा, तो इसकी लोकेशंस मैंने लाया हूं। अराकू वैली ये अपने को आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट की तरफ, पोडिगई मलई बिल्कुल एकदम नीचे वेस्टर्न घाट में रहेगा, ये पश्चिमी घाट में। दूसरी बात, केरला तमिलनाडु की बॉर्डर पर, तमिलनाडु पहले रख देना भले ही। हालांकि ये वही वाला एरिया है, अगर आप मैंने नेशनल पार्क्स वगैरह की क्लासेस देखी हो बेटा, तो यहां पर आपको याद होगा इस जगह पर हम लोग अक्सर अगस्त्या मलई रीजन पढ़ रहे होते हैं। एस मास्क ट्रिक याद है, के मतलब कलक्कड़ मुंदन थुरई वाला रीजन, टाइगर रिजर्व है उस क्षेत्र में। उसके बाद में केरला के नेयार पेपापरा शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पर मिलेगी। जी सर, तो ये उसी क्षेत्र की बात कर रहा है पोडिगई मलई। इस क्षेत्र पर भी इन्होंने जो है काफी ज्यादा सस्टेनेबल टूरिज्म ट्रेल्स के बारे में बात करी है। बाकी पुलिकट लेक कहां पर है, तो पुलिकट लेक ये मेरा हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर, यहां पर मिलेगा पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर। कमेंट में बताओ पुलिकट लेक रामसर साइट है कि नहीं है। इसके बाद में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात हुई थी, तो इसमें ध्यान रखना है सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्यों चर्चा में है, भारत ने ये लॉन्च किया है, 2023 की बात है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सबसे पहली चीज की जो बिग कैट्स हैं 7, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, पूमा। क्वेश्चन आ सकता है भारत में क्या क्या पाया जाता है, भाई जैगवार पूमा तो दूर कर दो, चीता को तो हम लाए थे, तो थोड़ा कंडीशनल याद रखना है कि नेटिव मतलब खत्म हो गया, अब तो हम लेकर आए थे, बाकी ये तो सब मिलते ही हैं। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ बच्चे इमेजिन नहीं कर सकते कि लॉयन को भी हमें उसमें रखना है बिग कैट्स में, तो ध्यान रखना लॉयन भी आएगा। इसका मैंने एक टेबल बना दिया है ताकि कभी दिक्कत न हो। टाइगर को इंडेंजर्ड रखना है, संकटग्रस्त। लॉयन था इंडेंजर्ड लेकिन अपग्रेड कर दे, मतलब स्थिति ठीक हो गई, वल्नरेबल की तरफ चला गया, तो एक बार न्यूज में भी आया था ये। बाकी ये आप इनके थ्रेट से याद रख सकते हो, संवेदनशील जो है। आप इंडेंजर्ड वल्नरेबल का अगर डिफरेंस नहीं पता हो, एनवायरमेंट आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसी मतलब स्पीशीज जो करीब करीब 70% जिसकी जनसंख्या खतरे में आ गई हो, 50% जनसंख्या खतरे में आ गई हो पिछले कुछ सालों में, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं ज्यादातर जो हम देख रहे हैं भारत में। और साइट्स मतलब जो इलीगल ट्रेडिंग रोकने के लिए जो कन्वेंशन है, ठीक है, उनके कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ये अपेंडिक्स और शेड्यूल ये चीज होती है कि एक कैटेगरी रख देते हैं हम कि उसके अंदर अगर ये एनिमल आ गया तो मतलब उसको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ऐसे आप लोग याद रख लेना। पूछ सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन से देश हैं, अगर नहीं दिखे स्लाइड में तो हालांकि टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो अंगोला, अर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, मलेशिया, लाइबेरिया, इंडिया, ग्वाटेमाला, गिनी, एस्वातिनी, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, नेपाल, रशिया, रवांडा, सूरीनेम, साउथ सुडान, सोमालिया। इसमें कम से कम जो नए हैं, रशिया को तो कम से कम याद रखो, रशिया को, और एक म्यांमार भी होगा क्या इसमें, तो सूरीनेम, हाँ ये म्यांमार, ये काफी मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मलेशिया भी है इसमें। इसके बाद में डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर्स को लेकर बात हुई थी। डेडिकेटेड फ्रेट, फ्रेट मतलब जो ट्रेन के थ्रू हम मान लो कुरियर कार्गो वगैरह सिस्टम बनाते हैं, पैसेंजर को लेकर छोड़ के बाकी सारी चीजें, तो रेलवे को लेकर इन्होंने थोड़ा सा इसमें बढ़ावा दिया है, और नेशनल वाटरवे को लेकर, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं क्या होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक्स, अलग से हम ऐसे रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं जो कि सिर्फ फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कार्गो कुरियर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पैसेंजर लाइन के अलावा। पैसेंजर लाइन में इनमें बीच बीच में फिर आपने देखा होगा ट्रेन लेट हो जाती है, मालगाड़ी गुजर रही बोले, तो इनके लिए एक अलग से हम मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ये पूरा कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है, मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि प्लानिंग कंप्लीशन करेगा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। तो इसके लिए एक अलग ही एंटिटी बना दी है कि भाई अब हमें पैसेंजर ट्रेन के अलावा भी नए सिस्टम डेवलप करने होंगे जो प्रॉपर दनकुनी से इधर सूरत वूरत तक सब कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये दो वर्ड काफी इन्होंने चर्चा में रखे कि हम प्रॉपर कनेक्ट कर रहे हैं दनकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट। तो इसको लेकर इन्होंने चर्चा करी। खैर, दनकुनी से लगाकर ये पूरा लुधियाना और ये यहाँ तक, ये सब बहुत सारे इसमें वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट कोस्ट, ये सब कॉरिडोर्स हैं। स्पेशली इसको लेकर काफी बढ़ावा देने को बात करी है। हालांकि आप इसको भी और देख सकते हैं कि एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई दनकुनी किस रीजन का है और सूरत, तो इस बीच में क्या क्या पड़ेगा रास्ते में, कौन कौन से शहर पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कि जैसे पूछ सकता है कि अगर वो आपसे कहे कि कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है, रेवाड़ी हो गया, अजमेर हो गया, मारवाड़ हो गया, पालनपुर हो गया, महसाना, वडोदरा, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कॉरिडोर का पार्ट है, ये ईस्टर्न कॉरिडोर का पार्ट है। तो आप पॉज कर लो और ये प्लेसेस को जरा थोड़ा सा जूम करके रख लो। हालांकि ये पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, मेरी नाम सर्च कर लेना, मिल जाएगी टेलीग्राम भी, सुदर्शन गुर्जर करके मिल जाएगा आपको, है ना। तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि स्पेशली इस कॉरिडोर को लेकर बात करें, फ्रेट कॉरिडोर क्या होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए कि रेलवे से संबंधित है, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में काम की हो सकती है। ऐसे इन्होंने एक वाटरवे को लेकर बात करी है, नेशनल वाटरवे 5 को लेकर बात करी है। भाई साहब, नेशनल वाटरवे 5 से पहले कुछ बेसिक अपने को पता हो कि अगर मैं भारत को ऑब्जर्व करूं, ध्यान से देखूं, तो नेशनल वाटरवे गंगा के पास जाना है अपने को, पहला, दूसरा ब्रह्मपुत्र के पास जाना है, तीसरा केरल के पास जाना है, चौथा आंध्र प्रदेश के पास जाना है, और पांचवा इधर उड़ीसा में आना है। तो ये पांचवा उड़ीसा वाला रीजन है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये मैं मार्कर बना देता हूं, ये हल्का सा स्टेट उड़ीसा हो जाएगा आपका। ठीक है, उड़ीसा में तालचेर प्लेस पढ़ते हैं हम लोग कोयले को लेकर, तालचेर हो गया, कलिंगनगर वगैरह जो हो गए। तो वहां एक नदी है ब्राह्मणी नदी, उस ब्राह्मणी नदी के साथ पूरा वाटरवे डेवलप कराने जा रहे हैं। ब्राह्मणी नदी के साथ वाटरवे डेवलप करेंगे तो फायदा देखो, इधर तक कोस्टल रीजन तक आ जाएंगे, फिर महानदी ऑलरेडी है तो महानदी का डेल्टा वाले रीजन तक पूरा पारादीप, वहां पर आपको जो पारादीप पोर्ट मिलता है उसको कनेक्शन करेंगे, मंगलगढ़ी को कनेक्ट करेंगे, और थोड़ा ऊपर वेस्ट बंगाल में चला गया तो हल्दिया से कनेक्ट कर लूंगा। मतलब नेशनल वाटरवे 1 ऑलरेडी आ रखा है, इधर हल्दी आ गया, बांग्लादेश का रिलेशन वगैरह ठीक ठाक हुए तो आगे जाके इधर के सब कनेक्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली नेशनल वाटरवे 5 को लेकर इन्होंने चर्चा करी है। नेशनल वाटरवे 5 को लेकर मैंने काफी इसमें डिटेल, हालांकि वाटरवेज ऑफ इंडिया को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मेरी तरफ से, आप यूट्यूब पे बस सर्च कर लेना नाम। तो नेशनल वाटरवे 5 जो है उसमें कल को पूछे नदी कौन सी है, तो बेटा याद रखना अपने को ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी बैतरणी रिवर सिस्टम। उसमें सबसे पहले तालचेर जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तालचेर को कनेक्ट किया है ब्राह्मणी नदी के द्वारा मंगलगढ़ी तक। फिर ऊपर धामरा रीजन है, धामरा रीजन, और ऊपर जाऊंगा तो उड़ीसा का कोस्ट कैनाल बना के, नहर बनाकर मैंने सीधा एकदम कोलकाता हुगली तक कनेक्ट करूंगा, नीचे पाराद्वीप कनेक्ट कर दूंगा। तो इसमें इन्होंने, हालांकि आप शांति से ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या करा है, तालचेर से धामरा कनेक्ट किया है 265 किलोमीटर के आसपास ब्राह्मणी नदी से, ठीक है, उसके ये ब्राह्मणी नदी से। फिर ईस्ट कोस्ट कैनाल बनाया जो इधर ऊपर चला जाएगा, इधर मतलब वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है। फिर पारादीप से महानदी डेल्टा वाला यूज हो जाएगा पारादीप तक, मंगलगढ़ी से पारादीप तक। तो ये पूरा कनेक्शन बनाया गया है, इसको और डेवलप कर रहे हैं वो। इसके बाद फिर इन्होंने बोला है, देखो आप समझ में आएगा क्या लिखा है इन्होंने, कि अगले 5 सालों में नेशनल वाटरवे 5 से लगाकर और मतलब उड़ीसा में स्पेशली मिनरल रिच एरिया तालचेर, अनगुल और कलिंगानगर जो है उसको बेहतर करेंगे, पाराद्वीप धामरा वाले रीजन को। तो वो सब लोकेशन मैंने अभी बता दिया आपको।
यहां से और भी जो है लगभग 20 नए नेशनल वाटरवे भी ये लोग सेटअप करने वाले हैं। शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाएंगे, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम भी रहेगी। तो पूरा ये बढ़िया से मेंस में आपके लिए कंटेंट जो है वो यूज हो जाएगा। जो जो वर्ड यूज हुए हैं बता दिए हैं मैंने आपको। मंगलगढ़ी हो गया, पाराद्वीप हो गया, बीच में मंगलगढ़ी, ऊपर धामरा, नीचे पाराद्वीप, और ये सब कनेक्टेड है। इधर ब्राह्मणी नदी, ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद में ग्रोथ कनेक्टर्स, इन्होंने हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की भी बातें करी हैं कि दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ठीक है, इधर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद। तो इस तरह के रेलवे कॉरिडोर्स को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को लेकर बात करी इन्होंने कि हम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को लेकर एक स्कीम बनाएंगे जो नवंबर 2000 मतलब बनाएंगे। इट मींस दैट नवंबर 2025 में जो लॉन्च थी उसको भी थोड़ा सा बेहतर करना है, क्योंकि क्या है परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह को लेकर क्या है वो समझते हैं पहले तो अपन कि जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, चुंबक, जो आज के टाइम पे बहुत काम आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में, ठीक है। मतलब हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मेक देम इंटीग्रल टू विंड टर्बाइन जनरेटर, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, है ना, जो आपके प्रिसीजन सेंसर्स होते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल है। तो यहाँ तो एक तो यूज पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहां कहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैग्नेट्स हैं ये बनते किससे हैं, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनाइट्स ग्रुप होते हैं। स्पेशली पीरियोडिक टेबल में अगर हम 15 वो देखें जो 57 से 71 नंबर्स के बीच में मिलेंगे हमें। भारत में इनका सोर्स होता है मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड में ये मिलते हैं। मोनाजाइट सैंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला में मिलती है। रिजर्व भंडार, प्रोडक्शन मोनाजाइट सैंड का केरला में किया जाता है। वर्ल्ड में चाइना बहुत आगे है, प्रोडक्शन में भी चाइना आगे है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को लेकर भी जो है पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसके हम प्रॉपर कॉरिडोर बनाने वाले, मतलब इसका पूरा प्रोडक्शन को लगा के सारी चीजें, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये राज्य याद रखना है अपने को। केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये एरिया है परमानेंट मैग्नेट को लेकर, ठीक है। ईवीज, रिन्यूएबल, डिफेंस, जो हमारी डिपेंडेंसी उसको खत्म करना है, बेसिकली आत्मनिर्भरता की ओर जाने का प्रयास है। इसके बाद में टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कुछ फाइबर स्कीम को लेकर भी बात करी है। ये कंटेंट प्लीज आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं अपने, कि भैया एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लेकर बात करिए, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया है। इसमें एक समर्थ को लेकर भी चर्चा करी है। हाँ, टेक्स इको इनिशिएटिव, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मेंस में डायरेक्ट आंसर आ सकता है, बढ़िया यूज कर सकते हो। तो समर्थ क्या है, तो समर्थ एक ऐसी स्कीम है जहां पर हम टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, क्षमता का विकास कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो कनेक्ट करके स्किल डेवलपमेंट से, स्किल बेहतर कर। अब स्किल डेवलपमेंट, स्किल तो हो गया, उसको एंगेज कहाँ करोगे उस स्किल को। तो हमने इस स्कीम के तहत उन स्किल डेवलप होने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर करने की सोची कि भाई जितने भी लोगों को स्किल बढ़ी है वहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में इनको अलाइन कर सकते हैं हम लोग। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आ जाएगा, 2017 का लॉन्चिंग हो गया इसका। इसमें लगभग जो है जो मार्जिनल वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वुमेन वगैरह, इनको सबको जो है SC ST, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, माइनॉरिटीज, इनको सबको जो है पहले बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब पहले इनके मौके मिलेंगे। इसमें एक चीज और भी याद रखना है कि ये अलाइंड होगा किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ। आफ्टर ऑल पहले स्किल है और फिर जॉब है, तो जॉब कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो उसको लेकर भी ये सवाल अपने से पूछ सकता है। एनिमल हस्बेंड्री को लेकर अगर बात करें तो लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट क्लोज टू 16% ऑफ फार्म इनकम, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि जो है पशुपालन जो है लगभग किसान की इनकम का 16% आता है, वो भी थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में फिर एनिमल हस्बेंड्री सेकेंडरी सेक्टर जो इनिशिएटिव्स में अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोशिश करी है कि हम क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, जितने भी पशुपालन लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेज उनको बढ़ावा दें। तो ये थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें हैं, मतलब जहां जहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट मुझे लगा वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। इस चीज को भी बढ़ावा देना है कि जो वायुमंडल में कार्बन है उसको हम कैप्चर करेंगे, या इंडस्ट्रीज जो हैं जो कार्बन एमिशन करती है उनके कार्बन को हम जो है कैप्चर करके, एकत्रित करके, फिर उसको बेहतर स्टोरेज करके, और लगेगा तो फिर उसके हिसाब से यूज होगा। मतलब एटमॉस्फेयर में जाने से पहले या एटमॉस्फेयर में गया हुआ
उसको ही हम पहले से कैप्चर करने की स्कीम है। बेसिकली हम एक ऐसी व्यवस्था निकालने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे जो अलाइंड हो चुकी है, जहां पर स्पेशली पावर सेक्टर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल, इनसे होने वाला जो भी CO2 उत्सर्जन है उसको कम करना है। बेसिक आइडिया ये है। देखो ये वो कंटेंट है आज के वीडियो में, आपने रियलाइज किया होगा कि बजट में क्या आया उससे ज्यादा एग्जाम में क्या आ सकता है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, कमेंट में प्लीज बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज शेयर करें आप। और मैं सच बता रहा हूं, इस वीडियो को देखें आप, कम से कम 10 घंटे की मेहनत आपकी बचेगी। ठीक है, और कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा, और ये 3 डे फ्री ट्रायल का यूज करें। कोड SGYT10 है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है।